हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन द ऑब्स्ट्रक्टिव एंड द रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ और मैंने आपको बताया कि जो हमारे ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के लोग होते हैं वो अपनी एयर को जो है ट्रैप्ड एयर को बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है, बाहर नहीं निकाल सकते। और जो हमारे रिस्ट्रिक्टेड लंग डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं बिकॉज उनका लंग इतना छोटा सा हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि फाइब्रोसिस की वजह से वो इनहेल नहीं कर सकते, ठीक है, इनहेलेशन में प्रॉब्लम होती है। अब हमने दो कॉन्सेप्ट्स देखे थे, हमारे पास फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड होता है और फोर्स वाइटल कैपेसिटी होती है। इन दोनों का डिफरेंस हमें देखना होता है। तो जो हम देखें, जैसे मैंने आपको बैलून की एग्जांपल दी थी कि उसमें क्या कर रहा था, जो फर्स्ट सेकंड में एक्सपायरेशन कर रहा था उसको हम कहते हैं फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड, ठीक है। और जो बाकी उसने ब्लो आउट करने की कोशिश की और एंड पे जाके बैलून ही जो है वो बर्स्ट आउट हो गया, तो उसमें जो हमारे पास था वो हमारे पास फोर्स वाइटल कैपेसिटी होती है। अब हमने देखना है कि दो हमारे पास पेशेंट्स हैं, एक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ का पेशेंट है और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ का पेशेंट है। अब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के पेशेंट को हम बैलून देते हैं जी, पहले तुमने उसको हम कहते हैं कि पहले तुमने सारा कुछ इनहेल कर लेना है, पूरी अपनी अंदर लेके फिर तुमने एक्सपायर करना है। अब ऐसा बंदा जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ का होगा वो इनहेल तो ईजिली कर लेगा, अंदर सारी उसकी एयर आ जाएगी, इनहेल ईजिली कर लेगा, लेकिन जब वो ब्लो आउट करने की कोशिश करेगा तो फर्स्ट सेकंड के अंदर जो है क्या होगा कि फर्स्ट सेकंड जो FEV1 होगा, फर्स्ट सेकंड में जब वो एक्सेल करने की कोशिश करेगा तो उसकी एयर बाहर नहीं आ पाएगी बिकॉज वो ट्रैप हो जाएगी, इतनी ज़्यादा स्पेस हो जाएगी तो वो ट्रैप हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, बाहर नहीं आ पाएगी। लेकिन जब हम उसको कहेंगे ज़ोर लगाओ बाहर निकालो, अब वो जब ज़ोर बहुत ज़्यादा लगाएगा तो क्या होगा कि वो कुछ ना कुछ तो बाहर आ ही जाएगा ना। तो इस वजह से हमारे पास जो दोनों हमारे पास रिड्यूस होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि दोनों हमारे पास ज़्यादा जो है वो FEC जो है वो कम नहीं होगा, दोनों रिड्यूस होगा, लेकिन FEV1 ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, FVC जो है वो कम रिड्यूस होगा। इस वजह से ओवरऑल जो रेशो होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब हम दूसरे पेशेंट को, जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ का पेशेंट है, उसको हम जी बैलून देते हैं और वो इनहेल करने की कोशिश करता है। पहले तो उसके अंदर कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में क्या होता है कि पेशेंट नहीं कर सकता, क्योंकि आगे ही उसकी लंग के अंदर स्पेस नहीं है, ठीक है। तो वो इनहेल तो कर लेगा, इनहेल सॉरी नहीं कर पाएगा, थोड़ी सी एयर अंदर आ जाएगी, ठीक है, थोड़ी सी एयर अंदर आ जाएगी। अब जब वो एक्सहेल करने की कोशिश करेगा तो होगा क्या कि वो बैलून में जब हवा बाहर निकालने की कोशिश करेगा तो थोड़ी बहुत पहले सेकंड में हवा जो है ना, जो हमारे पास होगी वो बाहर आ जाएगी, ठीक है, आ ही जाएगी। लेकिन अब उसने इनहेल ही नहीं किया, मतलब कि उसको इंस्पायरेशन में कोई एयर है ही नहीं है कि वो फोर्स वाइटल कैपेसिटी से बाहर निकाले, ठीक है। तो पहले सेकंड में जो थोड़ी बहुत एयर होगी इतने छोटे से लंग में वो बाहर आ ही जाएगी, लेकिन जो बाकी एयर होगी फोर्स वाइटल कैपेसिटी जब उसकी होगी तो वो हमारे पास नहीं आ पाएगी। इस वजह से ऐसे रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में FEV1/FVC रेशो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जो FEV1 हमारी रेशो होती है पहले सेकंड में तो वो एयर बाहर निकाल लेता है, तो इस वजह से इतनी एयर रिड्यूस नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो FVC होती है, क्योंकि अंदर एयर ही नहीं है, उसने इंस्पायर ही कुछ नहीं किया जो उसको बाहर निकाले, तो इस वजह से वो ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इनकी जो रेशो आती है वो एज़ अ होल हमारे पास क्या होती है कि क्योंकि नीचे वाला हमारे पास जो है डिनोमिनेटर वो ज़्यादा रिड्यूस होता है, इस वजह से ऊपर वाला इतना रिड्यूस नहीं होता, तो ऐसे पेशेंट्स की ये जो रेशो होती है वो ज़्यादा होती है। तो आपने याद रखना है FEV1/FVC रेशो जो होती है वो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ की कम होती है और जो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ की होती है वो ज़्यादा होती है। कंसेप्ट आपको बहुत अच्छा सा आना चाहिए। फिर हम बात करते हैं अपने COPD लोगों की। ओके, अब हम डिस्कस करने लगे हैं जो हमारी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है। मैंने आपको बताया था कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ होती है, रिस्ट्रिक्टिव होती हैं। अब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में जो सबसे पहली डिजीज़ हम पढ़ेंगे वो COPD है। अब COPD में ना हमारे पास दो डिजीज़ आ जाती हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है और एक एम्फीसीमा होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारे पास इन दोनों के जो स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं वो सेम होते हैं। पेशेंट जो इनहेल कर रहा होता है स्मोकिंग, ठीक है, इसके साथ साथ अगर वो और भी उसके फैक्टर्स होते हैं, वो मिला के क्या होता है कि उसकी दो चीज़ें जो है ना उसके लंग के अंदर एक साथ तकरीबन चल रही होती हैं। पहली जो हमारे पास इस वाले एरिया में होता है ना, ये जो ब्रोंकाई वाला एरिया है, इसमें जो चीज़ चल रही होती है ना वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की है, ठीक है। मीन्स दैट वो बहुत देर से जो है स्मोकिंग कर रहा था, तो उसके जो ब्रोंकाई हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ये देखें बिल्कुल हेल्दी हमारे जैसे ये ब्रोंकाई हैं, ये हेल्दी हैं, लेकिन जब वो हमारे पास में स्मोकिंग करता जाएगा तो उसकी वजह से जब हमारे पास इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगी, एक्सेस म्यूकस हो जाएगा, तो उसकी जो एयरवे होगी वो इस तरह से हो जाएगी, ब्रोंकाई उसके इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर जाएंगे, अंदर बहुत ज़्यादा म्यूकस जमा हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। वो दूसरा हमारे पास जो पेशेंट मतलब उसी पेशेंट के अंदर जो है
वो नीचे वाले जो एरिया होगा जहाँ पे एल्व्यूलर सैक्स हैं, हमारे एल्व्यूलर डक्ट्स हैं, उनके अंदर क्या प्रॉब्लम आएगी, उनके अंदर एम्फीसीमा होगा। ठीक है, एम्फीसीमा क्या होता है कि जो हमारे पास ये देखें बिल्कुल हेल्दी हमारे एल्व्यूलर सैक्स हैं, लेकिन एम्फीसीमा में क्या होगा कि हमारे जो देखें एल्वुलाई जो होंगे उनके दरमियान में जो एल्वुलाई के दरमियान में ये जो सेप्टा होते हैं ना, ये ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करेगा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का, जिसमें हमारे पास जो है वो उसके ब्रोंकाई के अंदर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हुई होगी, म्यूकस हुआ होगा, म्यूकस मसल कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा, और इस तरह से ये ब्रोंकाई के अंदर अपर रीजन में जो प्रॉब्लम आएगी वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की होगी। और COPD के जो लोगों में लोअर हमारे पास एल्वुलर सैक्स में प्रॉब्लम आएगी वो एम्फीसीमा की होगी, जिसमें जो एल्वुलर मेम्ब्रेन होती है वो डिग्रेड कर जाती है। ठीक है, सो इस तरह से COPD के पेशेंट जो हैं वो होते हैं हेल्दी एयरवे, ऊपर देखें बिल्कुल हेल्दी एयरवे, और नीचे देखें कि एम्फीसीमा की एल्वुलर मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक डाउन कर जाती है। और जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लोग होते हैं उनके अंदर जो हमारे पास ब्रोंकाई होते हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन और एक्सेस म्यूकस हो जाता है। ये डिफरेंस आपको आना, तो आपके पास सबसे पहले एम्फीसीमा आ जाता है। एम्फीसीमा मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास COPD के लोग होते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के, उनमें होता क्या है कि हमारे पास जो उनकी डिस्टल हमारे पास होते हैं ना एल्वुलर डक्ट्स, एल्वुलर सैक्स, उनमें होता क्या है, देखें एल्वुलर सैक्स इस तरह से होते हैं नॉर्मली। ठीक है, अब होता क्या है कि उनकी जो ये वॉल्स होती है ना, ये वाली ये एल्वुलर वॉल्स, ये डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है। जब ये डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है ना, तो एम्फीसीमा के जो लोग होते हैं उनकी वॉल्स जो हैं वो इस तरह से हो जाती हैं। ठीक है, अब वो जो उनके दरमियान में इस तरह से वो एल्वुलर वॉल्स डिस्ट्रक्टेड हो जाएंगी, तो इस तरह से हमारा जो बैग होगा ना वो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, हमारा जो बैग होगा वो इस तरह से खुल जाएगा और इनके दरमियान में इस तरह से स्पेसेस बन जाएंगी। अब खुद सोचें, जो हमारी एयर अंदर आएगी, पहले तो वो इसके अंदर हमारे पास थी ना, तो वो आती थी ईजीली, आती थी ईजीली, जाती थी आराम से। ठीक है, लेकिन जब हमारा एल्वुलर सैक जो है उसके दरमियान में इस तरह से, मतलब उसकी वॉल बिल्कुल इस तरह से हो जाएंगी, तो अब वो जो अंदर एयर आएगी वो ट्रैप हो जाएगी। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ होती है उनमें एयर ट्रैप हो जाती है और पेशेंट को एक्सहेलेशन में मुश्किल होती है, जो एयर अंदर आती है वो बाहर नहीं जा पाती, अंदर ही फंस जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एम्फीसीमा की डेफिनेशन आनी चाहिए, बिकॉज ये आपके UQ में आती होती है कि डिफाइन एम्फीसीमा। ठीक है, सो यू हैव टू डिफाइन बाय कि एबनॉर्मल हमारे पास होती है परमानेंट इन्लार्जमेंट हो जाती है एयर स्पेसिस की। ठीक है, अब आपने याद रखना जो हमारे होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, उसमें हमारे पास एम्फीसीमा आता है, उसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आता है, उसमें एस्थमा आता है। इसमें से जो एस्थमा होता है ना वो रिवर्सिबल होता है। ठीक है, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। आपको पता है जो लोग एस्थमा के होते हैं उनको जैसे ही अटैक आता है हम उनको स्प्रेज वगैरह देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। लेकिन जो एम्फीसीमा के पेशेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर ना परमानेंट हमारे पास डिजीज़ होती है, इरिवर्सिबल डिजीज़ होती है। किसी की एक दफ़ा एल्वुलर वॉल्स इस तरह से डिस्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, और एल्वुलर वॉल्स बिल्कुल डिस्ट्रक्शन हो जाए, अब उनको दोबारा से हम रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, हम दोबारा से उनको रिपेयर नहीं कर सकते, इस वजह से हम कहते हैं इट इज़ एबनॉर्मल परमानेंट इन्लार्जमेंट, के इट इज़ इरिवर्सिबल, हम इसको नहीं कर सकते अब। ठीक है, अब हो गया सो हो गया, तो परमानेंट इन्लार्जमेंट हो जाएगी हमारे एयर स्पेसेस की, कहाँ पर, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के आगे। मैंने आपको पैथवे सारा बताया था शुरू में कि हमारे पास जो है वो ट्रैकिया ब्रोंकाई होते हैं, फिर ब्रोंक्यूल्स होते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के आगे हमारे पास रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के आगे एल्वुलर सैक्स, एल्वुलर डक्ट्स होती हैं। ठीक है, अब जो डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो हमारे पास, मतलब टर्मिनल ब्रोंक्यूल से आगे जो एल्वुलर सैक्स, एल्वुलर डक्ट्स हैं, वहाँ पे जो एल्वुलर हमारी स्पेसिस होंगी, एयर स्पेसिस होगी, उनकी परमानेंट इन्लार्जमेंट हो जाएगी एबनॉर्मली। इसको हम एम्फीसीमा कहेंगे। इसकी डेफिनेशन आपको वर्ड टू वर्ड आनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ आस्क्ड इन योर UQs। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स हो जाती है और फाइब्रोसिस नहीं होती है। इसका मेन पॉइंट होता है, मैंने आपको बताया था, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में फाइब्रोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से लंग छोटा सा हो जाता है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे फाइब्रोसिस नहीं होती, तो इस वजह से लंग छोटा नहीं होता, बल्कि क्या होता है, बड़ा सा हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो एल्वुलर वॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की वजह से जो है वो इनलार्ज कर देती हैं हमारे लंग्स को। अब ये वाला जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको हम एंड पे करेंगे। ठीक है, अब यही वाला आपको देखे नज़र आ रहा है कि हमारी जो हमारे पास है क्रोनिक COPD के पेशेंट्स हैं, उनमें देखें तीनों चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। ठीक है, एम्फीसीमा हो रहा है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है, एस्थमा होता है। ठीक है, इसमें से जो एम्फीसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है ये इरिवर्सिबल है, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन एस्थमा जो होता है ये रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है। एम्फीसीमा में क्या होता है, एल्वुलर वॉल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, म्यूकस जमा हो जाता है वहाँ पे, जिसकी वजह से पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव कफ कर रहा होता है। ठीक है, और इसकी और इसकी कफ में डिफरेंस ये होता है
ये आपने याद रखना है कि आपके सिनेरियो में आता है कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के जो कफ़ के लोग मतलब जो कफ़ करते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा स्पूटम आ रहा होता है। लेकिन जो एज़मा के लोग होते हैं ना, उनके अंदर इतना स्पूटम नहीं आ रहा होता, उनमें ना ज़्यादातर वाटरी कोपियस सेक्रीशंस होती हैं उनकी, ठीक है। सो ये डिफरेंस होता है, लेकिन एम्फिज़िमा में किसी किस्म की जो है वो सेक्रीशंस वगैरह नहीं हो रही होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब होता क्या है, देखें, स्मोकिंग की वजह से क्रोनिक इंजरी हुई और हमारे पास एम्फिसीमा हो गया। एम्फिसीमा में क्या होगा, हमारी अल्वियोलर वॉल्स की स्मोकिंग की वजह से डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होगा, वहाँ पे स्मोकिंग की वजह से इन्फ्लेमेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। और एस्थमा में क्या होगा कि हमारे पास एक्चुअली आपको पता है, एस्थमा के जो लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो जो है ना मतलब एलर्जन से ही मतलब इसकी ना दो टाइप्स होती हैं, इंट्रिंसिक होता है, एक्सट्रिंसिक होता है। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता है एस्थमा का कि हमारे पास जो एलर्जन होता है उसमें कुछ लोग होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो कर देते हैं, जिसकी वजह से ये हो जाता है। सो ये आपके पास जो है स्क्रीमिक रिप्रेजेंटेशन शो हुई हुई है, ओवरलैप बिटवीन द क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के एक पेशेंट के अंदर इकट्ठे ये तीनों जो है एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। ये वाला आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। उसके बाद हमारी टाइप्स ऑफ एम्फिसीमा होती हैं, आपको जस्ट इनके नाम आने चाहिए कि एम्फिसीमा की कौन सी टाइप्स होती हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले सेंट्री एसिनार होती है, फिर पैन एसिनार होती है, फिर डिस्टल एसिनार होती है और इरेगुलर होती है। ये 4 नाम आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। ये होते क्या है, मैं आपको उसकी डायग्राम से बता देती हूँ। अब जो आपके पास सेंट्री एसिनार होता है ना, इसमें एम्फिसीमा में क्या होता है कि जो आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना, यहाँ पे हमारे पास अल्वियोलर सैक्स की डिस्ट्रक्शन होती है, तो उसको हम कहते हैं सेंट्री एसिनार। जो पैन एसिनार होता है, इसके नाम से आपको पता चल रहा है पूरे का पूरा, ठीक है, मीन्स दैट कि यहाँ पे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से आगे वाला सारा एरिया इन्वॉल्व हो जाता है। मोस्टली सबसे पहले आपका एल्वियोलाई और एल्वियोलर डक्ट्स इन्वॉल्व होती हैं, उसके बाद आपका जो है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल भी इन्वॉल्व हो जाता है। ये आपके पास डिफरेंस होता है इन दोनों का। उसके बाद आपके पास जो है और टाइप्स होती हैं, जैसे ये देखें बिल्कुल नॉर्मल आपके पास है। उसके बाद सेंट्री एसिनार में आपका जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, उसमें हमारे पास डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर वॉल्स हुई है, वहाँ पे एम्फिसीमा हुआ है, ठीक है। पैरासेप्टल को आप डिस्टल भी कहते हो, इसमें डिस्टल हमारे पास जो एल्वियोलर सैक्स एल्वियोलर डक्ट्स होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। पैन एसिनार में पूरा का पूरा इन्वॉल्व होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर सैक्स, एल्वियोलर डक्ट्स। इरेगुलर में जहाँ उसका दिल करता है हो जाता है, जगह जगह से जो एम्फिसीमा हुआ होता है। तो इसकी टाइप्स होती हैं सेंट्री एसिनार, पैन एसिनार, ठीक है, डिस्टल एसिनार और इरेगुलर, ये आपको आना चाहिए। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए, जो सेंट्री एसिनार होता है ना, ये आपका कहाँ पे होता है, आपके जो अपर लोब्स होते हैं। अगर ये हमारे पास एक लंग है ना, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो सेंट्री एसिनार होता है ना, वो आपके अपर लोब्स में होता है, ठीक है। सेंट्री एसिनार जो एम्फिसीमा होता है अपर लोब्स में होता है, और जो आपके पास पैन एसिनार होता है ना, वो आपके लोअर लोब्स में होता है, ठीक है। सेंट्री एसिनार के जो ट्रिगरिंग फैक्टर होता है वो स्मोकिंग होती है, ठीक है। स्मोकिंग की वजह से पेशेंट को सेंट्री एसिनार एम्फिसीमा होता है। और जो हमारे पास है अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारे पास एम्फिसीमा होता है वो पैन एसिनार होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये वाली आती है एक फिगर, ठीक है। इसमें आपको बताया हुआ है कि पैथोजेनेसिस क्या होती है, एम्फिसीमा होता कैसे है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि ये एक्चुअली पैथोजेनेसिस हमारी जो है एम्फिसीमा की भी है, ये पैथोजेनेसिस हमारे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की भी है, बिकॉज दोनों की वजह से, दोनों में हमारे पास सेम स्टिमुलेंट्स होते हैं। दोनों में हमारे पास स्मोकिंग की वजह से, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन की वजह से, या कोई भी एयर पोल्यूटेंट अगर हो तो उसकी वजह से ये दोनों डिसीजेज हो जाती हैं, ठीक है। स्मोकिंग, और हमारे पास स्मोकिंग भी पेशेंट कर रहा है, उसकी जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन भी है, तो उसकी वजह से क्या होता है आपको पता है, स्मोकिंग की वजह से हमारे जो रॉस होते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाती है। हमारी एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब भी होता है तो आपको पता है कि उसकी वजह से एपोप्टोसिस सेल्स की स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एपोप्टोसिस होगी तो अल्टीमेटली हमारे जो एल्वियोलर वॉल्स होंगी, वो जो मैंने आपको बताया था कि पहले ऐसे ऐसे थी, वो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगी, ठीक है। ये आपके स्मोकिंग की वजह से ये होता है। इसके अलावा स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हो जाते हैं। अब वो जो इन्फ्लेमेशन होगी वो भी आपके एल्वियोलर वॉल्स को डिस्ट्रक्शन कर देगी। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी होती है। आपको पता है ना कि अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन नॉर्मली जो होती है ना, जब भी किसी जगह पे हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है ना, तो वहाँ पे हमारे न्यूट्रोफिल्स आते हैं वगैरह वगैरह, वो इंजाइम्स रिलीज़ करते हैं। इंजाइम्स में हमारे प्रोटीएजेस होते हैं, प्रोटीएजेस के नाम से आपको पता चल रहा है वो हमारी प्रोटीन्स की डिस्ट्रक्शन करेंगे। अब अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन जो होता है वो अल्लाह ताला ने इसलिए रखा हुआ है कि वो हमारी इन प्रोटीएजेस को जो है ना ख़त्म करें, ताकि प्रोटीएजेस हमारी जो एल्वियोलर वॉल्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन ना स्टार्ट कर दें।
ठीक है। तो इन शॉर्ट प्रोटीएजेस को ख़त्म करने के लिए अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो आ जाती है। अब कुछ लोग होते हैं उनके अंदर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है या कुछ ऐसा होता है कि उनकी जो अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी हो जाती है। वो जो एंजाइम होता है ये वाला हमारे पास जो होता है अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन, इसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या होता है, जो प्रोटीएजेस होते हैं जिनको अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन ने जो है ख़त्म करना था, वो प्रोटीएजेस ज़्यादा हो जाते हैं। जब वो प्रोटीएजेस ज़्यादा हो जाते हैं तो प्रोटीएजेस और एंटी प्रोटीएजेस का इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है। जब वो इम्बैलेंस होता है तो उसकी वजह से एल्वुलर वॉल की डिस्ट्रक्शन होती है। तो याद रखना है, स्मोकिंग की वजह से, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से, एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से क्या होता है, 3 काम होते हैं। एक ये कि हमारे पास जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा हो जाता है वहाँ पे, दूसरा ये कि इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, तीसरा ये कि हमारे पास जिन लोगों के अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होगी उनके प्रोटीएजेस हमला कर देंगे प्रोटीन्स के ऊपर, हमारी एल्वुलर वॉल्स के ऊपर, अल्टीमेटली एल्वुलर वॉल की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। दिस इज़ ऑल अबाउट द पैथोजेनेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पास जो है पैथोजेनेसिस है, सिगरेट स्मोकिंग कर रहा था पेशेंट, उसके होस्ट फैक्टर्स भी थे जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो उसके जो है मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो गए ग्लूटेंट्स के अगेंस्ट, ठीक है। और जब मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हुए तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास जो एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो गए, ठीक है। और हमारे पास एंटी प्रोटीजेस भी जो हैं वो भी हमारे पास कम हो गए, ठीक है। जब ये सब कुछ हुआ तो उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी वजह से जब ऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, जो हमारे पास ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, प्रोटीएजेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स कम हुए, एंटी प्रोटीएजेस कम हुए, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन मतलब कम हुआ, ठीक है। उसकी वजह से ऑक्सीडेंट्स ज़्यादा हो गए, उसकी वजह से प्रोटीएजेस ज़्यादा हो गए। जब वो आ गए तो उन्होंने हमारे पास क्या किया, 2 काम किए। उन्होंने हमारी एल्वुलर वॉल्स की डिस्ट्रक्शन की तो एम्फिसीमा हो गया, उन्होंने हमारी इन्फ्लेमेशन वगैरह स्टार्ट की, म्यूकस सिक्रीशंस स्टार्ट की तो उसकी वजह से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया। तो ऐसे पेशेंट के अंदर क्या होता है कि अल्टीमेटली हमारे पास सीओपीडी हो जाती है। ऐसे पेशेंट के अंदर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी होता है, एम्फिसीमा भी हुआ होता है, ठीक है। सो इसकी पैथोजेनेसिस से नेक्स्ट से हम बाकी करते हैं।